हेलो फ्रेंड्स, आज मैं समर स्पेशल कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैं वो ट्रिक भी शेयर करूँगी जिससे कि हमारी कुल्फ़ी का कलर बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि हमें मार्केट में मिलती है, और इसका टेस्ट भी मलाईदार, रबड़ीदार बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि हमें मार्केट में मिलती है। आइए वीडियो शुरू करते। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। कुल्फ़ी या आइसक्रीम बनाने के लिए हमें फुल फैट मिल्क चाहिए होता है। ये मेरा कल का दूध है, यानी कि जो पहले दिन का दूध है उसकी मलाई ऊपर आ गई थी, उसको मैंने हटा दिया है, और जो बाकी बचा दूध है उससे मैं ये कुल्फ़ी बनाऊंगी। इसी के साथ मैंने जो खोया लिया है वो भी मैंने घर पर ही बना करके तैयार किया है, और आधा कप से 1 से 1.5 टेबल स्पून कम मैंने इसमें डालने के लिए देसी खांड ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पर चीनी भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें गैस पर एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देनी है, और जो हमारा खोया है मैंने घर पर निकाला है और बिल्कुल सफ़ेद रंग का खोया बना है। आप चाहें तो इसे मार्केट से भी ला सकते हैं। अब कढ़ाई में हमें थोड़ा सा घी डाल करके इसे हल्का सा चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका अच्छा सा रेड कलर आए। मैंने इस दूध को भी बचे हुए दूध से, लेफ्ट ओवर दूध से बनाया था, इसलिए इस खोए को जैसे ही मैंने भूनना शुरू किया, इसके दाने जैसे कलाकंद के दाने होते हैं ऐसे बनने शुरू हो गए, क्योंकि इसमें फैट हट चुका है और केवल ये दूध बचा है, एक तरह से पानी बचा हुआ है। और ये एक्सपीरियंस मुझे अब की बार हुआ, क्योंकि मैं 2 बार इस तरह से खोया बना चुकी हूँ और मैंने अपने चैनल पर रेसिपी भी पोस्ट की, लेकिन मेरा चिकना खोया होने के बजाय इसमें दाना दाना हो गया जैसे कि कलाकंद का होता है। ये देखिए, भूनते हुए मेरा जो खोया था उसका अच्छा सा रेड कलर आ चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, और इसने काफ़ी सारा घी भी छोड़ दिया। इस घी को हम, जो हमारा मेन घी का कंटेनर होता है, उसमें निकाल लेंगे। अगर हम इस घी को भी इस खोए के साथ लेंगे और कुल्फ़ी बनाने के लिए यूज करेंगे, हमारी कुल्फ़ी में घी का टेस्ट आएगा। हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा घी है हम उसको हटा देंगे। खोए को बाउल में निकाल लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा घी है उसे हम मेन जो घी का कंटेनर है उसमें निकाल देंगे। अब कढ़ाई हमारी पहले से ही गर्म हो चुकी है, और गैस को मैंने बंद कर दिया था, इसलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, और गैस को हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखेंगे और उसके ऊपर पैन रख देंगे। अब जो हमने देसी खांड ली थी उसे चारों ओर पैन में हमें फैला करके डालना है, क्योंकि अब ट्रिक आती है जिससे कि हमारी जो कुल्फ़ी का कलर है बिल्कुल रेडिश सा, ब्राउन सा ऐसा ही आएगा जैसा कि मार्केट में मिलता है। इसके लिए हमें शुगर हो या देसी खांड हो, इस तरह से चारों ओर फैला करके डालना है, और इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। आपको गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही ये प्रोसेस करनी है। अदरवाइज जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको कैरमलाइजेशन बोलते हैं शुगर का। आप देसी खांड से भी बना सकते हैं इसको, और चीनी से भी, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे आपका ये कैरमलाइजेशन जल सकता है और आपकी कुल्फ़ी का भी जला हुआ टेस्ट आएगा। अब जैसे ही हल्की सी शुगर मेल्ट होनी शुरू हो जाए, जहाँ से वो मेल्ट होनी शुरू हो जाते हैं, पानी पानी सा हो जाता है, वहाँ से स्पून की हेल्प से दूसरी तरफ से आपको उधर की तरफ लेकर के आना है हल्के हाथ से, और इससे क्या होता है कि हमारी जो शुगर है वो जल्दी से कैरमलाइज हो जाती है। ये देखिए, मैं स्पून की हेल्प से धीरे धीरे इसे जिधर से जल्दी कैरमलाइज हो रही है उधर लेकर के आ रही हूँ। इस तरह से करके मेरी सारी शुगर का कैरमलाइजेशन हो चुका है। जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आ जाए हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध हमारा ठंडा है और कढ़ाई गर्म और कैरमलाइजेशन भी गर्म है। जैसे ही आप दूध डालेंगे इसकी आपको एक बार को लगेगा कि गुठलियाँ बन गई है, लेकिन जैसे ही आप इसे चलाते जाएंगे जो शुगर है वो दूध में मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, घुल जानी शुरू हो जाएगी, और जो दूध है वो भी कुक होता रहेगा और उसका धीरे धीरे ब्राउनिश सा कलर आना शुरू हो जाएगा जैसा कि कुल्फ़ी का कलर होता है। लेकिन हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए करना है। मैंने जो खोया था इसको भी इसी कढ़ाई में भुना है। आप चाहे तो उसे अलग कढ़ाई में भून सकते हैं, इसलिए आपको मेरी कढ़ाई थोड़ी सी गंदी सी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं इसे एक ही पैन में बना रही हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन गंदे ना होने पाए। अब हमें इसे चलाते हुए कुक करना है। ये आप देख सकते हैं कैरमलाइजेशन की आपको हल्की सी डली दिखाई दे रही होगी, धीरे धीरे वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए तब तक कुक करना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी का आधे तक का रिड्यूस नहीं हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें ना कॉर्न स्टार्च डालूंगी ना ही मिल्क पाउडर डालूंगी। और ये प्रोसेस अगर आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पर करते हैं उससे कुल्फ़ी का टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। हाई फ्लेम पर दूध तो जल्दी से पक जाता है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट उसका नहीं आता है। इसलिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर जब दूध धीरे धीरे पकता है, गाढ़ा होता है, और जब उसकी रबड़ी बनती है उसका टेस्ट अलग ही आता है। इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं फिर आप हाई फ्लेम पर भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। मेरी क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हाफ क्वांटिटी तक रिड्यूस किया, और उसके बाद जो मैंने खोया लिया था उसको इसमें मिक्स कर दिया है। अब जैसे ही मैंने इसमें खोया डाला, मेरे से यहाँ पर एक गलती हो गई। इस क्वांटिटी के हिसाब से जो मेरे पास खोया था वो ज़्यादा था। मुझे
मुझे यहाँ पर आधा लीटर दूध में 25 से 30 ग्राम ही खोया डालना था, जबकि मैंने 70 से 80 ग्राम खोया डाल दिया है। आप कुल्फ़ी का कलर देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ी हो गई है और ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाएगी। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। गैस को बंद करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपको इसे बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहना है, अदरवाइज़ इसके ऊपर मलाई आ जाएगी और मलाई के कारण हमारी कुल्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब तक ये ठंडी हो रही है, हमें बीच-बीच में चलाते रहना है और उस पर मलाई को बिल्कुल भी नहीं बैठने देना है। ये देखिए मेरी कुल्फ़ी ठंडी हो गई है और उसके बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल रबड़ी की तरह नज़र आ रही है और खोए की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि मैंने इसमें ज़्यादा खोया डाल दिया है और खोए के दाने-दाने हो गए थे, इसलिए इसमें मोटा दाना है जो कि मिक्स नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने यहाँ पर मिक्सी जार ले लिया है और मिक्सी जार में मैं ये सारा बैटर डाल दूँगी, ताकि जो ये खोए के चंक्स हैं वो ख़त्म हो जाए और जो कुल्फ़ी का टेक्सचर है वो स्मूथ आए। मैं इसे बस हल्का से ही ब्लेंड करूँगी, ताकि जो खोए के मोटे-मोटे चंक्स हैं वो थोड़े से बारीक हो जाए और इसमें मोटे-मोटे चंक्स ना दिखाई दे। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल पेस्ट सा बन चुका है। अब जो प्रॉपर खोए का टेक्सचर आता है वो ही आएगा। अगर आपका खोया चिकना होगा, आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो गर्म दूध में जाएगा वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और खाने पर उसका जगह-जगह पर खोए का टेस्ट आएगा। मुझे ये प्रोसेस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इसमें मेरे खोए में दाने पड़ गए थे। अब हमें एक कंटेनर लेना है जिसमें भी हमें इसे सेट करना है। मैं यहाँ पर रोल कट आइसक्रीम बनाऊँगी, इसलिए मैंने एक कंटेनर लंबे वाला ले लिया है और उसमें मैं इस जो बैटर है इसको सारे को पोर कर दूँगी। अब आती है लास्ट और फाइनल ट्रिक। अब जब भी आप आइसक्रीम जमाएँ, इस कंटेनर पे भले ही लिड हो, आपको इस पर हमेशा क्लिंच रैप या कोई पॉलीथीन लगा करके कवर कर देना है, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना बनने पाए। मैंने इसे डिब्बे में सेट किया है, आप चाहें तो आइसक्रीम मोल्ड भी ले सकते हैं। और अब क्लिंच रैप लगाने के बाद मैं इस पर लिड लगा दूँगी और फिर डीप फ्रीजर में इसे सेट होने के लिए 6 से 8 घंटे छोड़ दूँगी। इसमें खोया ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेगी सेट होने में और 6 से 8 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला था। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ और मेल्टिंग सी आइसक्रीम बनकर के तैयार हुई है। आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ज़्यादा मेल्ट हो गई है, इसे निकाले हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। वीडियो शूटिंग के कारण मुझे थोड़ा लेट हो गया, इतने में हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, इसलिए आपको थोड़ी-सी मेल्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने खाया, ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुई थी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।